गरीब सास बहू और बूट पॉलिश। चारों तरफ बस खड़ी थी। सभी लोग बसों में चढ़ रहे थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन्हें अपनी मंजिल पता हो। सब अपने काम में व्यस्त थे। वहीं बस स्टॉप पर बैठी हुई एक बहुत ही बूढ़ी सास और उसकी बहू, जिसका नाम मंजू था, वो दोनों बहुत ही लाचार थी और बस स्टॉप पर बैठी हुई लोगों के जूते पॉलिश कर रही थी। जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे, वो उन दोनों के आगे अपने पैर रखते जा रहे थे और दोनों सास बहू उनके जूते पॉलिश करने लगती हैं। उनकी आंखें बहुत नम होती हैं और आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। बेचारी के कपड़े भी फटे होते हैं। यहाँ तक कि उन दोनों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। ये कुछ समय पहले की बात है। मंजू अपनी सास उर्मिला के साथ रहती थी। वहीं दूसरी तरफ मंजू का पति राहुल बहुत शराब पिया करता था और शराब पीकर वो अपनी पत्नी मंजू को बहुत मारा करता था। एक दिन राहुल शराब के नशे में घर आता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। राहुल लड़खड़ाते हुए दरवाजे को पकड़ लेता है, जिसके बाद मंजू उसे देख लेती है और उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है। अजी, ये आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? जरा देखो अपने आप को। इतना नशा करने की क्या जरूरत थी? पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पागल हो गए हो क्या? खुद से खुद का आपा नहीं संभाला जा रहा है और गाना गा रहे हो। अरे मनहूस खरमजली कहीं की, तुझे इतनी ऊंची आवाज में बोलने की तेरी औकात नहीं है। मुझसे तमीज से बात कर, नहीं तो अभी तेरी खाल उतार कर कुत्तों को खिला दूंगा, कुत्तों को। पहले खुद को तो संभाल लो। तभी उर्मिला खांसते हुए आती है। अरे बहू, क्या हुआ? क्या बताऊं माँ जी, ये आज फिर पीकर आए हैं। देखो जरा, इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो क्या हुआ? आखिर शेर का बच्चा है। देर रात से पीकर नहीं आएगा तो क्या गीदड़ों की तरह 8 बजे ही घर में घुस आएगा? मेरी तो जिंदगी ही खराब कर दी तुम दोनों ने। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी मर जाती। आज आप इतने बड़े बोल बोल रही हो, कल को आपका यही बेटा आप सबको बड़ा धोखा देगा और फिर आप बहुत पछताओगी। बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रहे। वो मेरा बेटा है, जो मर्जी कर सकता है। जा, अब जल्दी से उसे कमरे में ले जाकर और बिस्तर पर आराम से सुला दे। हाँ, मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंजू रोते हुए राहुल को उसके कमरे तक ले जाती है और सुला देती है, जिसके बाद वो भी रात को रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह कोई उसका दरवाजा पीटने लगता है और बाहर से चिल्लाने की भी आवाज आती है, जिसके बाद मंजू और उर्मिला की नींद खुल जाती है। अरे, इतनी सुबह सुबह इतने जोरों से दरवाजा कौन पीट रहा है? मंजू दरवाजा खोलने के लिए उठती है। तभी उर्मिला आ जाती है और मंजू से कहती है, अरे बहू, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? कोई दरवाजा पीट रहा है। जा, फटाफट दरवाजा खोल। मंजू तुरंत दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर कुछ गुंडे खड़े होते हैं जो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, कहाँ है तेरा बेटा? बाहर निकालो उसे। कौन हो तुम लोग और मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? चुपचाप अपने बेटे को बाहर निकाल। तेरे बेटे ने पूरे 10 लाख का कर्जा लिया है मुझसे। अगर उसने अभी के अभी मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम सबको अभी घर खाली करना होगा। क्या कहा? घर खाली करना होगा? पर ये घर हमारा है। तुम हमसे हमारा घर नहीं छीन सकते। तभी वो आदमी मंजू और उर्मिला के मुंह पर घर के पेपर फेंकता है और कहता है, तुम्हारे बेटे ने शराब के नशे में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और घर मेरे नाम कर दिया है। अब ये सब मेरा है, इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप घर खाली करके निकल जाओ। देखा माँ जी, मैंने आपको कहा था ना कि एक न एक दिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। तभी राहुल नींद से उठकर आता है और कहता है, अरे मंजू, कौन है जो इतनी सुबह सुबह चहचहा रहा है?
जैसे ही राहुल आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने कई सारे गुंडे खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर राहुल वहां से भाग जाता है। कुछ गुंडे उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो आदमी मंजू और उर्मिला को घर से निकाल देते हैं। जिसके बाद मंजू और उर्मिला एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंजू प्रेग्नेंट भी होती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो मेरे ही खून ने धोखा दे दिया, ऊपर से तू प्रेग्नेंट भी है। मैं तेरा ख्याल भी नहीं रख पा रही हूँ। माँ जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगी। मंजू और उर्मिला धीरे धीरे अपना कुछ वक्त गुजार लेते हैं, लेकिन अब उनके पास न तो खाना था और न ही पैसे। वो दोनों बहुत ही लाचार हो चुके थे। माँ जी, अब क्या करें? हमारे पास तो खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। हमें बाहर जाकर काम ढूंढना होगा, नहीं तो ऐसे हमारा गुजारा नहीं होगा। वो दोनों सास बहू पूरे दिन बाहर जाकर काम ढूंढती हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता। जिसके बाद शाम को जब वो वापस लौट रही होती हैं, तो उन्हें बस स्टैंड पर एक आदमी जूते पॉलिश करता हुआ दिखाई देता है। माँ जी, इसे देखकर मैं जो सोच रही हूँ, क्या आप भी वही सोच रही हो? हाँ बहू, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है इसके अलावा। अगले दिन से दोनों सास बहू बस स्टैंड पर लोगों के जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर देती हैं। जिसके बाद वो दिन भर लोगों के जूते पॉलिश करके अपना पेट भरने लायक पैसे कमा लिया करती थी। एक दिन जब वो शाम को घर वापस लौट रही थी कि तभी राहुल नशे की हालत में उन्हें अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में मिलता है। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। निकम्मे कहीं के, क्यों आया है तू वापस? जा, चला जा यहाँ से। ओ बुढ़िया, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है, जल्दी से पैसे दे। कौन से पैसे? हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। राहुल पास में रखी बेल्ट उठाता है और अपनी माँ और अपनी बीवी मंजू को बेल्टों से मारने लगती। बेचारी दोनों दर्द से चिल्लाने लगती है। छोड़ दो हमें, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। तुम्हें पैसे चाहिए? लो, पैसे ले जाओ, लेकिन हमें छोड़ दो। मंजू उसे सारे पैसे दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उस रात वो दोनों भूखे ही सो जाते हैं और अगले दिन बस स्टैंड पर भूखे प्यासे लोगों के जूते पॉलिश करने लगते हैं। इतनी बुरी तरीके से पिटाई खाने के बाद दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे और स्टैंड पर आते जाते लोगों के जूते पॉलिश कर रहे थे कि तभी बस स्टॉप पर एक ब्लॉगर उन्हें देख लेता है और उनके पास आकर कहता है, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगा। ब्लॉगर को देखकर दोनों सास बहू अपनी दुख भरी कहानी उसे बताने लगते हैं। जिसके बाद ब्लॉगर उन दोनों को शूट कर लेता है और उनकी वीडियो वायरल कर देता है। इसके बाद वो लोग बहुत ही फेमस हो जाते हैं और सभी लोग उनकी मदद करने के लिए बस स्टॉप पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस ब्लॉगर की मदद से मंजू और उर्मिला राहुल को पुलिस के हवाले करवा देते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर मंजू और उर्मिला की बहुत मदद करते हैं और उनकी एक छोटी सी परचून की दुकान खुलवा देते हैं। अब मंजू और उर्मिला दोनों मिलकर अपनी परचून की दुकान संभालते हैं और पहले की तरह खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।